Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna. Jai Shri Radhe. Radhe Radhe. Good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. राधे राधे। तो हम लोग कल कर रहे थे समतुल्य, सम्मित, संक्रामक। आज एक नया वर्ड और सीखेंगे। कल भी आया था बीच में प्रतिसम्मित। आज प्रतिसम्मित को भी समझेंगे, फिर तुल्यता संबंध को भी समझेंगे और फिर उससे जुड़े हुए सवाल करेंगे। ठीक है, आई जाओ। करें शुरू। तो कल वर्ड आ रहा था बीच बीच में प्रतिसम्मित वर्ड। ठीक है, तो आज उसी को ही समझते हैं कि प्रतिसम्मित क्या होता है। प्रतिसम्मित जिसको कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। प्रतिसम्मित एंटी सिमेट्रिक क्या है? एंटी सिमेट्रिक पहले तो परिभाषा देखो, फिर परिभाषा का मायना समझाता हूं। पहले तो परिभाषा देखो, फिर परिभाषा का मायना समझाता हूं। परिभाषा कहती है कि यदि ए बिलोंग्स ए और बी का जोड़ा आर में है, आपके संबंध में, आपका जो संबंध है उसमें ए और बी का जोड़ा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तथा बी का ए के साथ भी जोड़ा है। अगर ए का बी के साथ जोड़ा है, बी का ए के साथ जोड़ा है, तो यह केवल तभी होना चाहिए जब ए बराबर बी हो। क्या मतलब है इस बात का? इसका लॉजिक क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? कहना कि भाई दोनों में से या तो दोनों ही मत हो, या तो दोनों ही नहीं होने चाहिए, या दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और अगर दोनों हैं तो फिर ये केवल तभी होना चाहिए जब दोनों सेम हो तो ही ऐसा होना चाहिए। मतलब ये क्या कह रहा है? परिभाषा का थोड़ा सा मायने है, उसकी समझने की कोशिश करो कि कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि भाई अगर ए और बी और ए एक दूसरे के उल्टे दोनों समुच्चय के अंदर है, संबंध के अंदर है, तो फिर ऐसा केवल तब हो सकता है जब ए और बी सेम हो। अगर ए और बी सेम नहीं है तो फिर दोनों जोड़े एक साथ संबंध में नहीं रह सकते, दोनों जोड़े संबंध में नहीं रह सकते। या तो दोनों ही नहीं रहेंगे, या कोई एक रहेगा, या ये रहेगा या ये रहेगा, या दोनों ही नहीं रहेंगे। और दोनों अगर रहते हैं तो वो केवल तभी रह सकते हैं जब ए और बी बराबर हो। ए और बी बराबर है तो दोनों रह सकते हैं, वरना दोनों में से या तो दोनों ही नहीं होने चाहिए या फिर कोई एक होना चाहिए, दूसरा वाला बंदा वहां पर नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित जो सम्मित के खिलाफ है, जो सम्मित के खिलाफ है कि भैया सम्मित नहीं होने, मतलब अगर ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, ए बी अगर है तो बी ए नहीं होना चाहिए। हाँ, एक जिन्हें को छूट है, अगर दोनों सेम हो गए तो छूट है, क्योंकि ए का उल्टा ए होता है, उसको छूट है। देखो ए बराबर बी है तो छूट है, अगर ए और बी सेम है तो उसको छूट है, क्योंकि ए होगा तो उसका उल्टा भी ए होगा, उसको छूट है। उसके अलावा किसी भी जोड़े में जिसमें ए और बी अलग अलग है उनको छूट नहीं है। ए और बी अगर रिलेशन में है तो फिर बी ए रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तो दो बातें, प्रतिसम्मित में एंटी सिमेट्रिक में इन लोगों को छूट है। अगर ये लोग हैं, जैसे ए का ए के साथ है, बी का बी के साथ है, ठीक है, ये आराम से हो, इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई परेशानी नहीं है। अगर ए का ए के साथ है तो ए का ए के साथ है तो उल्टा भी ए का ए के साथ है, तो अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है
तो चल जाएगा, वो चला लेंगे। लेकिन जो नहीं चलाएंगे वो ये है कि अगर ए बी है, अगर ए बी है तो अब किसी भी हाल में बी ए इसमें नहीं होना चाहिए, बी ए नहीं होना चाहिए। अगर ए बी है तो फिर बी ए नहीं होना चाहिए, या तो दोनों ही मत हो, या तो दोनों ही मत हो, वरना अगर एक है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनको छूट है, तो दोनों सेम है ना, सेम वालों को छूट है, सेम वालों को छूट है। उसके अलावा अगर दो अलग अलग है फिर उनको छूट नहीं है। अगर ए बी तुम अंदर रहते हो तो बी अंदर नहीं हो सकता फिर, या तो फिर दोनों अंदर मत हो, या फिर एक भी अगर ए बी है उसका एक भी जोड़ा बी है, एक भी बंदे का जोड़ा बी अगर अंदर है तो फिर प्रतिसम्मित नहीं है, प्रतिसम्मित नहीं है। तो आज समझाता हूं, क्वेश्चन देखो। अब ए है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, तुम रह सकते हो, ए हो बी बी हो, तुम आराम से रह सकते हो, जो सेम है वो तो रह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई भी ब्रैकेट, जैसे ए कोमा बी है, तुम भी रह सकते हो, लेकिन तुम रह सकते हो, बी कोमा ए को नहीं ला सकते। अब ये बी कोमा ए को भी रख रहा है, नहीं, ये अलाउड नहीं है, अतः ये प्रतिसम्मित नहीं है। एक जना रहेगा, या तो दोनों ही नहीं रहेंगे या एक जना रहेगा, दोनों नहीं रह सकते, दोनों नहीं रह सकते, ठीक है, दोनों नहीं रह सकते, है ना। हाँ, दुश्मन वाला रिलेशन तो स्वाभाविक को नहीं मिया, एंटी आदमी नहीं रहना चाहिए, बीजेपी कांग्रेस और रोमांस को, या तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही नहीं होंगे, या फिर खाली बीजेपी वाला होगा, कांग्रेस वाला नहीं होगा, कांग्रेस वाला होगा तो बीजेपी वाला नहीं होगा। तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों एक साथ रहेंगे तो भिड़ंत होगी, टकराएंगे और प्रतिसम्मित नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, ए है, ठीक, ए बी है, कोई बात नहीं। अब ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, बी है क्या, नहीं है, ठीक है, डन, चल जाएगा। ए तो चली जाएगा, ए बी है, बी ए नहीं होना चाहिए, नहीं है, ए सी है, सी ए नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक है, डन, तो प्रतिसम्मित है, ये प्रतिसम्मित है। हाँ वैसे सही है, वर्ड सही है, एंटी का मतलब दुश्मन वाला, एंटी होता है ना, एंटी, ये मेरे एंटी है, यानी ये मेरा दुश्मन है ना। ठीक है, दुश्मन वाला रिलेशनशिप है। अब यहां आते इसमें देखो, एसी आ गया, ठीक था, लेकिन एसी अपने एंटी को भी ले आया, नहीं, ये नहीं चलेगा। आप रह सकते हो, अपने एंटी वाले को नहीं ला सकते, ये होता है प्रतिसम्मित। आप अपने एंटी को अपने नहीं रख सकते, आप रह सकते हो, आप अपने एंटी को यहां पे नहीं रख सकते, सही है। चलो एक दो और देखते हैं। एक प्रतिसम्मित और दे दो यार, ये ले लो। दो समुच्चयों में संबंध असंयुक्त होने का मतलब, असंयुक्त होना मतलब डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट रिलेशन है, ए सेट और बी सेट के बीच में रिलेशन ये है कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इस रिलेशन को देखो और बताओ, क्या ये समतुल्य है, क्या ये सम्मित है, क्या ये संक्रामक है। ध्यान से देखना और सही से उत्तर देना, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि मामला थोड़े से अंतर से गड़बड़ा जाएगा। क्या ये सम्मित है? हाँ, एक हो तो कोई दिक्कत नहीं ना, एंटी नहीं होना चाहिए ना, एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बंदा है तो कोई बंदा जो वहां रहता है उसका एंटी वहां नहीं रहना चाहिए, बंदा रहता है ठीक है, पर उसका एंटी बंदा वहां नहीं होना चाहिए, है ना। बंदा रहे कोई दिक्कत नहीं है, बंदे का एंटी वहां नहीं रहना चाहिए। एक भी बंदे का एंटी वहां मिल गया तो फिर एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। देखो वर्ड रिवर्ड पावर देखो, एंटी सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक का विरोध कर रहा है, मतलब सिमेट्री नहीं होने दूंगा। तो क्या ये समतुल्य है?
क्या ये समतुल्य है? भाई जवाब है नहीं, समतुल्य नहीं है, क्योंकि किसी भी समुच्चय का खुद के साथ इंटरसेक्शन निकाले खाली आएगा नहीं, खुद के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए वापस आएगा, ए वापस आएगा, सही है ना? ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो ए वापस आएगा, और ए खाली हो कोई जरूरी नहीं है, ए खाली हो ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं। हाँ, अगर ए खाली हुआ तो ये बात सच हो जाएगी, लेकिन ए खाली नहीं हुआ तो ये सदैव सत्य नहीं है, और जो चीज सदैव सत्य नहीं है उसे हमारी गणित में असत्य कहा जाता है। तो ये तो कट गया। हाँ, अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो फिर बी और ए में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही है, सिमेट्रिक तो है। अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो बी और ए में भी कुछ कॉमन नहीं है, सही बात है, सही बात है ना? अगर मैं ए और बी में कॉमन निकाल रहा हूं, कुछ नहीं आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन ए करूंगा तो भी, बिल्कुल सही बात है। तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो बी इंटरसेक्शन ए में भी कॉमन कहां से आएगा, क्योंकि समुच्चय तो वही है, आगे पीछे लिखने से थोड़ी कॉमन आ जाता है। तो ये बात सच है, सम्मित है। अच्छा क्या ये प्रतिसम्मित है? क्या ये प्रतिसम्मित है? अब सम्मित हो गया तो प्रतिसम्मित तो हो ही नहीं सकता, है ना? सम्मित हो गया तो एंटी हो गया ना, एंटी हो गया। तो अब इसमें दोनों होंगे, इसमें ए बी भी होगा और बी ए भी होगा, दोनों होगा, तो ये एंटी हो गया, एंटी हो गया तो कट, दोनों होंगे, क्योंकि ए कोमा बी भी होगा, बी कोमा ए भी होगा, ये से कहां बर्दाश्त, है ना? एंटी को ये कहां बर्दाश्त, इसमें दोनों होंगे, सम्मित हो गया मतलब दोनों है, सम्मित हो गया मतलब दोनों है, ए बी भी है बी ए भी है, दोनों है, और प्रतिसम्मित दोनों को अलाउड नहीं करता, तो प्रतिसम्मित नहीं है। संक्रामक बताओ, संक्रामक है? अगर कहते हो कि नहीं है तो उदाहरण दो, उदाहरण पेश करो, अगर नहीं कहते हो तो उदाहरण पेश करो, अगर कहते हो नहीं है तो उदाहरण दो, उदाहरण दो, ऐसा उदाहरण दो कि ए बी आर में हो, ए और बी में कुछ कॉमन ना हो, है ना? कॉमन की इसी भाषा में लिखूं तो ऐसा एग्जांपल दो कि ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, बी और सी में भी कुछ भी कॉमन ना हो, ये दोनों बातें सच हो, लेकिन ए और सी में कुछ ना कुछ कॉमन आए, ताकि ये बात गलत हो जाए। ऐसा एग्जांपल दो, क्योंकि संक्रामक है। अगर आप कह रहे हो संक्रामक नहीं है, नहीं है तो मैंने पहले कहा हुआ नहीं का एग्जांपल लगता है, नहीं का एक एग्जांपल दो, नहीं कहने के लिए एग्जांपल दो। हाँ नहीं, हम वो नहीं, जनरल नहीं कह रहे, जनरल वर्ड यूज ही नहीं कर रहे, जनरल वर्ड कहने से पहले तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, व्यापकता नहीं ला रहे हम, ऐसा नहीं कह रहे कि सम्मित और प्रतिसम्मित, कोई चीज सम्मित होगी तो प्रतिसम्मित नहीं हो सकती, प्रतिसम्मित होगी तो सम्मित नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं कह रहे। ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, ये रात और दिन की तरह नहीं है कि रात हो गया तो दिन नहीं हो सकता, दिन हो गया तो रात नहीं हो सकता, नहीं। तो कोई एग्जांपल बनता है यहाँ पे? बिल्कुल बनता है, आराम से ले लो, देखो अच्छा खासा एग्जांपल बन सकता है। ये रहा ए सेट 1 2 3 ले लिया, ये ले लो बी सेट 4 और 5, कुछ भी कॉमन है ए और बी में? कॉमन नहीं है। ये ले लो सी 3 6 7, ये ले लिया। देखो ए और बी में कुछ कॉमन है? ना, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, 5। बी और सी में कुछ कॉमन है? 5। लेकिन जैसे ही ए और सी में कॉमन लेने जाओगे तो कॉमन आएगा 3, आया तो नहीं 5। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं था, बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन ए और सी में तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। ये रहा एग्जाम्पल संक्रामक न होने का। तो सम्मित हो गया आंसर हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन, एक रिलेशन आर क्या होता है? एक रिलेशन आर ए से बी में क्या होता है? आर इज ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट बी। आर एक संबंध है ए से बी में, तो कौन सी बात सच होती है?
कौन सी बात सच होती है? शाबाश। कल रिलेशन की परिभाषा में क्या पढ़ाया था? रिलेशन क्या होता है? किसे कहते हैं रिलेशन? बिल्कुल, शाबाश। रिलेशन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। संबंध संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। कार्तीय ए और बी के कार्तीय गुणन का प्रत्येक उपसमुच्चय, प्रत्येक सबसेट, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। ए क्रॉस बी का हर सबसेट एक रिलेशन होता है। ठीक है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लो, इनमें से कौन सा एक रिलेशन है? पी से क्यू में कौन एक संबंध है? पी से क्यू में निम्न में से कौन सा एक संबंध है? पी से क्यू में निम्न में से कौन सा एक संबंध है? और जो नहीं है वो क्यों नहीं है? शाबाश, सोचो, याद करो संबंध की परिभाषा। और गलत है तो कौन से गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है? शाबाश, बहुत बढ़िया, बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ, सही बात, सही पकड़े हो। अगर कोई संबंध आर है पी से क्यू में, इसका मतलब आर उप समुच्चय है पी क्रॉस क्यू का, है ना? आर पी क्रॉस क्यू का उप समुच्चय है, और पी क्रॉस क्यू का उप समुच्चय यानी पी क्रॉस क्यू वाले जोड़े ही आर में आएंगे, और पी प्लस क्यू के जोड़े आएंगे, तो पहला अवयव हमेशा पी से आएगा। हर जोड़े में पहला अवयव पी से आएगा और दूसरा अवयव हमेशा क्यू से आएगा। पहला अवयव हमेशा पी का होगा, दूसरा अवयव हमेशा क्यू का होगा। इस वाले को देखो, पहला अवयव पी का होना चाहिए, पहला अवयव पी का तो है ही नहीं, पहला अवयव तो क्यू का आ रहा है, पहला अवयव क्यू का कैसे आ सकता है? गलत, क्योंकि आर संबंध है, आर संबंध है तो वो पी क्रॉस क्यू का उपसमुच्चय होगा, तो पहला अवयव हमेशा पी का होगा, दूसरा क्यू का होगा। ये गलत। इसमें आते हैं, पहला अवयव पी का है, सही बात है, एकदम सही, पहला अवयव पी का ही है। दूसरा अवयव क्यू का होना चाहिए, क्यू का है, डन, बढ़िया, शाबाश। यहाँ पे आए, पहला अवयव पी का होना चाहिए, नहीं, पहला अवयव पी का नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये संबंध भी गलत हो गया। फिर तीसरा आते हैं, पहला अवयव पी का होना चाहिए, पहले पहले अवयव चेक कर लो पहले तो, है ना? पहले पहले अवयव पी के हैं, बोला हाँ पहले अवयव पी के हैं, सही है। दूसरे दूसरे अवयव क्यू के होने चाहिए, सेकंड अवयव क्यू के होना चाहिए, सेकंड अवयव क्यू का है, बस डन डना डन डन, एकदम सही है। पहले अवयव पी के, दूसरे अवयव क्यू के होने चाहिए, तो R3 एक संबंध है। अब अगर R4 में जाएं तो R4 में देखो, पहला अवयव पी का होना चाहिए, पहला अवयव पी का होना चाहिए, है, अचानक ही गलत हो गया, पहला अवयव पी का होना चाहिए था, तो R4 एक रिलेशन नहीं है। R1 R2 और R4 रिलेशन नहीं है, जबकि R3 रिलेशन है, क्योंकि हर रिलेशन, प्रत्येक संबंध P क्रॉस Q का उपसमुच्चय होगा, और P क्रॉस Q का उपसमुच्चय होगा, इसका मतलब पहला अवयव P का होगा, दूसरा अवयव Q का होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, शाबाश। अगला, थोड़ा सा मैं हिंदी पढ़ा देता हूँ, रुक जाओ, सुन लेना एक बार। ये कह रहा है आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए हैविंग एम एलिमेंट। ए के अंदर एम अवयव है, ए समुच्चय है, उसके अंदर एम अवयव है, ए समुच्चय में एम अवयव है, बी समुच्चय में एन एलिमेंट है, ठीक है। अब द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में बनने वाले संबंधों की संख्या बताइए, कुल संबंधों की संख्या। कुल संबंधों की संख्या।
अगर ए में m अवयव है, बी में n अवयव है, तो ए से बी में बनने वाले कुल संबंधों की संख्या क्या होगी? कुल कुल टोटल टोटल एकदम टोटल कुल संबंधों की संख्या बराबर होती है 2 की पावर n a गुणा n b। n a m के बराबर है, दूसरा n के बराबर है, तो ये हो गया 2 की पावर mn। ये कुल संबंध होंगे, ठीक है, सही है, शाबाश। आज वो बढ़ते अगले। ये रिलेशन है, ए समुच्चय पे एक रिलेशन बनाया गया, ए समुच्चय पे बनाया गया, इसका मतलब x के अवयव भी ए से ही आएंगे और y के अवयव भी ए से आएंगे। देखो ये लिखा हुआ कोमा है बीच में, ये ऐसे है कि x का अवयव भी आपको ए से ही लेना है, y का अवयव भी आपको ए से ही लेना है, x भी ए से लेना है, y भी ए से लेना है, क्योंकि दोनों ही ए पे ही परिभाषित किया गया। रिलेशन क्या है? रिलेशन ऐसे है, x प्लस 2y बराबर 10। x का वो मान और y का वो मान लेना है जिनमें x का मान और y के मान को दुगना करके जोड़ने पर 10 आता हो, x प्लस 2y बराबर 10 हो, ठीक है। पहले तो आप रिलेशन बनाओ, रिलेशन बनाने के बाद में इसे कहते हैं प्रतिलोम संबंध, इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है? अगर आपका कोई संबंध आर इनवर्स, जिसको कहते हैं प्रतिलोम संबंध या इनवर्स रिलेशन, नाम से ही पता चल रहा होगा इनवर्स क्या होता होगा, है ना? क्या होता होगा? उल्टा रिलेशन। जैसे हम कहते हैं x का y से संबंध है, तो इनवर्स में क्या होता होगा? y से y का x से संबंध होता होगा। तो जो भी r में संबंध होते हैं उन सारे संबंधों को पलट दो, उल्टा कर दो, y कोमा x कर दो, तो इसको कहते हैं प्रतिलोम संबंध, r इनवर्स। तो पहले आप r बनाओ और r बना के फिर उल्टा कर दो, पहले r बना लो, पहले r बना लो, r बना के सबको उल्टा कर देना, फिर इनवर्स बन जाएगा। आर बना के सबको उल्टा कर देना, पहले हम आर बनाते हैं, ठीक है। एक एक करके चुनते जाओ और जोड़े बनाते जाओ। ये हमारा आर बनाते हैं पहले, क्या क्या बनेगा देखो। 2y बराबर 10 माइनस एक्स, y बराबर 10 माइनस एक्स बटा 2। याद रखिएगा x भी और y भी दोनों a से आने चाहिए, दोनों a से आने चाहिए। x का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो 9 बटा 2 आ जाएगा, y 9 बटा 2 a में नहीं है, नहीं चलेगा, है ना। x का मान 1 रखूंगा तो y का मान 9 बटा 2 आएगा, 9 बटा 2 तो a में है ही नहीं, तो जो नहीं है वो नहीं चलेगा। x का मान 1 रखने पर y का मान 9 बटा 2 आया और 9 बटा 2 तो a में है नहीं, तो नहीं चलेगा। फिर हम x का मान 2 रखेंगे, 2 रखने पर 10 माइनस 2 8 4 आएगा, ये है तो जोड़ा बनेगा, तो ये हो गया 2,4। फिर 3 रखेंगे, नहीं चलेगा, 4 रखेंगे तो 4 चलेगा, 4 3 आ जाएगा। फिर 5 नहीं चलेगा, 5 रखने पर 10 माइनस 5 नहीं, 6 पे आएगा, 6 2। फिर 8 रखेंगे, 7 पे नहीं चलेगा, 8 रखेंगे, 8 10 माइनस 8 2 1। फिर 10 रख नहीं सकते क्योंकि 10 रखने पर 0 आएगा, 0 तो ए में है ही नहीं, तो जो नहीं है वो नहीं बनेगा, जो नहीं है वो नहीं बनेगा, जो नहीं है वो नहीं बनेगा। अब आर इनवर्स में पलट दो, तुम आगे तुम पीछे। ये बन गया आपका आर इनवर्स। सही बात है। सही है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एक प्यारी सी बात बता रहा हूं,
ठीक है, एक एक्स कोमा वाई है, ये एक्स वाई नहीं है, एक्स कोमा वाई है, ये एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए है, ऐसे है ये। ठीक है, अब एक प्यारी सी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जबरदस्त सवाल इस चीज पे बनता है। कभी भी किसी संबंध को उल्टा करना हो, अब जैसे ये संबंध है, इस संबंध को उल्टा करना हो तो आपके पास दो तरीके हैं। अगर आप जोड़े नहीं बना के, जोड़े बना के उल्टा नहीं करना चाहते, बस इसी निर्माण रूप को ही उल्टा करना चाहते हैं, सिर्फ निर्माण रूप को, तो आप कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं। आर इनवर्स क्या करना है, ये रहा, इन दोनों को पलट दो, बस। ठीक है, एक तरीका, तरीका नंबर एक। तरीका नंबर दो कि भाई इनको तो वही रहने दो, इनको x कोमा y को वही रहने दो, तो जो आपको समीकरण दी गई है, जो शर्त दी गई है, उसमें x और y को बदल दो, उसमें x और y को बदल दो। ये दो तरीके, दोनों में से जो आपको पसंद आए वो लगा लो, दोनों में से जो पसंद आए वो लगा लो। लेकिन पता है होता क्या है, दोनों में से जो पसंद आए वो लगा लो। देखो एक्स वाई को बदलना है। अब बच्चा क्या करता है, ये सवाल टेस्टों में भी डाला गया था और टेस्टों में भी मानेंगे बहुत सारे बच्चों का सवाल ये गलत हुआ था। क्यों गलत हुआ था, बच्चा क्या करता है कि आर इनवर्स बनाने जाता है, दोनों को पलट देता है। अब दोनों को पलटने से क्या होता है कि दो बार पलट दिया आपने, दो बार पलटते वो सीधा हो गया, दो बार पलटने से वो सीधा हो जाता है। समझ रहे, किसी चीज को एक बार पलटोगे तो वो पलटा खाएगी, लेकिन अगर किसी चीज को दो बार पलट दोगे तो वो चीज सीधी हो जाएगी। तो बच्चा क्या करता है जो कि गलत है, वो करता है इसको दो बार पलटता है, आगे भी पलट देता है और पीछे भी पलट देता है। वो ये करता है, यहां भी पलट दिया, यहां भी y कोमा x लिख दिया और वहां पे भी पलट दिया। ये रहा, ये गलत है, ये आपका आर आ गया, वापस से आर आ गया, क्योंकि आपने दो बार पलटा मार दिया। दो बार पलटा मारने से क्या हुआ, वो सीधा हो गया। एक पलटा मारना था, दो पलटे मार देते हैं। दो बार पलटा मारने से क्या होता है, एक बात है, जैसे दो चार है, एक बार पलटा मारोगे चार दो आएगा, लेकिन दोबारा मार दोगे तो क्या हो जाएगा, वापस दो चार आ जाएगा, यानी वापस से आर आ जाएगा। सही है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक बार पलटना था, एक्स वाई के मान निकालो, फिर एक बार तो पलटना था कि भाई आपने यहां से एक्स वाई के मान निकले, उनका पलटा मार दिया, हो गया, यही तो करना था। या फिर एक काम करो कि भाई एक्स वाई रखूंगा, यहाँ पे पलटा मरवा दिया। दो बार पलटा मराने से फिर वापस से घूम के वही आ जाता है जो आपका आर था। और यही गलती बच्चों ने टेस्ट में की कि इसको दो बार पलट दिया, दो बार पलटते आपका वापस से आर आ जाता है, क्योंकि आर इनवर्स का इनवर्स वापस आर हो जाता है, वापस आर होता है। ये वो गड़बड़ होती है। कुछ भी एक कर लो, कोई भी एक कर लो, मैंने आपको दो ऑप्शन दे दिए, दोनों में से एक ऑप्शन कर लो, कोई भी एक कर लो, कोई भी एक कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आपको जो ठीक लगे ये कर लो, लेकिन दोनों को मत पलटो। यहां भी पलट रहे हो और यहां भी पलट रहे हो, फिर वो सीधा हो रहा है, वो पलट नहीं रहा, वो सीधा हो गया। अब इसको देखो, इसको आपका आर इनवर्स संतुष्ट नहीं करेगा, इसमें कोई भी रखो आप, आपका आर संतुष्ट कर रहा है, इसको ट्राई करके देख लो, इसको आपका आर संतुष्ट कर रहा है, दो चार उठाओ, ये रहा, दो चार रखो, संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा, आपका आर संतुष्ट कर रहा है, आर इनवर्स नहीं कर रहा, ट्राई करके देख लो, आर का जोड़ा उठाओ रखो, देखो संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा, खुद देख लो, ये रहा आर इनवर्स, इसको आर इनवर्स का जोड़ा संतुष्ट करवा के दिखा दो, ये रहा आर इनवर्स, करवा दो, कोई जोड़ा संतुष्ट नहीं कर रहा ना, क्यों, आर क्यों कर रहा है, क्योंकि आपने दो बार पलटा खुआ दिया, दो बार पलटा खाती चीजें सीधी हो जाती है। अब वो सीधा हो गया, देखो कोई भी रखो, 6 2 है, ये देखो ये चला 6 2 उठाया, 6 प्लस 2 गुना 2 4 10, देन इनको करा के दिखाओ, ये देखो 2 6 को उठाया, y की जगह 2, x की जगह 6 रखा, 6 दूनी 12 प्लस 2 14, नहीं कर रहा, आर संतुष्ट कर रहा है, आर इनवर्स नहीं कर रहा, क्योंकि आर इनवर्स रहा ही नहीं, आपने दो बार घुमा के इसको आर बना दिया। और यहां पे चेक करवा लो, यहां चेक करवा सकते हो,
तो ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि बच्चा क्या करता है, वही जो मैंने बताया कि ये दिमाग में रहता ही है। बच्चों को लगता है कि इनवर्स रिलेशन है मतलब हर जगह पलट दो। अब हर जगह पलटने से क्या होता है कि दो ही जगह है, एक तो जोड़े में एक्स वाई था, एक समीकरण में एक्स वाई था। अब आपने दोनों जगह पलट दिया तो फिर वो 2 बार पलट गया, और 2 बार पलटने से वो सीधा हो गया, वो वापस से आर बन गया। समझ गए बात? तो ये सावधानी आपको रखनी है। समझ गए? बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो, अब है डोमेन। ये डोमेन क्या होता है? जब भी कोई संबंध बन जाता है, संबंध बनने के बाद जो भी आपके जोड़े हैं, उन जोड़ों का जो पहला अवयव होता है उसका समुच्चय डोमेन कहलाता है। उसका समुच्चय डोमेन कहलाता है। जो आपका संबंध है आर, उस संबंध को पहले बना लीजिए, पहले संबंध बनाइए, पहले अपना संबंध बनाइए। जब आपका संबंध बन जाए, उन संबंध में जो जोड़े होंगे, उन जोड़ों का जो पहला अवयव होगा, फर्स्ट एलिमेंट, उनको इकट्ठा कर लीजिए, वो डोमेन कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। जैसे हम किसी क्वेश्चन को एक बार पीछे वाले को देखते हैं, इस पे वापस आते हैं। जैसे मान लो ये संबंध है, ये संबंध है, तो इस संबंध के ये जो पहले पहले अवयव है, फर्स्ट एलिमेंट, इनका एक सेट बना लो, इनको डोमेन कहते हैं। इनका सेट, जो आपका संबंध है, उस संबंध के जो पहले पहले अवयव हैं, उनका सेट डोमेन प्रांत कहलाता है। ये हो गया 1 4 2 2 2 1 1 4 2 2 2 बार आ गया, एक बार लिखो। ठीक है। और ये जो दूसरा है, फिर दूसरे वाले के साथ क्या होगा? दूसरे वाले को परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं। सेकंड सेकंड सेकंड, ये रेंज कहलाता है, परिसर। लेकिन संबंध बनने के बाद ऐसा ना हो कि संबंध बनने से पहले ही आप डिसाइड कर दो, नहीं, संबंध बनने के बाद तय होगा कि प्रांत क्या है, परिसर क्या है ना? पहले डिसाइड मत कर देना, पहले संबंध बनाओ। संबंध बनाने के बाद, जब संबंध बन जाए, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट का सेट डोमेन, सेकंड एलिमेंट का डोमेन रेंज कहलाता है। सही है? अब इस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। इस क्वेश्चन में बताओ डोमेन क्या होगा? ये कह रहा है कि वही एक्स और वाई लीजिए, पूर्णांकों में से लेने, जेड में से लेने, एक्स और वाई जेड में से लेने। वो एक्स और वाई पूर्णांकों में से लो जिनका स्क्वायरों का जोड़ 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। 4 से छोटा आए या 4 के बराबर आए, 4 से छोटा आए या फिर 4 के बराबर आए। तो अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो ये लिस्ट बनेगी, 0 0 काम करेगा, है ना, 1 0 भी काम करेगा, -1 0 भी काम करेगा, 0 1 भी काम करेगा, 0 -1 भी काम करेगा, और 1 1 भी काम करेगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 भी काम करेगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 भी काम करेगा, दोनों -1 होंगे तो भी काम करेंगे, 2 भी काम करेगा, 0 और 2 भी काम करेगा, 2 0 भी काम करेगा, -2 0 भी काम करेगा, 0 -2 भी काम करेगा, और 2 2 भी काम करेगा, -2 + 2 भी काम करेगा, +2 -2 भी काम करेगा, और -2 भी काम करेगा। ये वो सारा सेट हो गया जो काम करेगा, जो इन पर काम करेगा। अब इसका प्रांत होगा
देख सकते हो x कहां से कहां तक जा रहा है, 0 आ रहा है, +1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 2 आ रहा है और -2 आ रहा है ना। सही है, 2 2 कर रहा है। अच्छा 2 2 नहीं कर रहा है ना, अच्छा 2 2 नहीं कर रहा, 2 2 से 4 4 8 आ जाएगा, बिल्कुल 2 2 नहीं करेगा, एकदम सही है, तुम एकदम सही हो। ये लो, 2 को हटाना पड़ेगा, लेकिन माइनस का ये चल तो जाएगा, है ना। तो गलती करके ही बच गया मैं, है ना, गलती करके ही बच गया, ये होता है भाग्य का साथ, है ना। तो भाग्य कितना साथ है मेरा, सोच के देखो, ये होता है भाग्य का साथ। अब आपने गलती की और अच्छी खासी गलती की, मैं फिर भी बच गया, फिर भी मेरा आंसर सही है ना। एग्जाम के दिन मैं यही कहता हूँ, ये चीज, गलतियां तो होंगी होंगी, गलतियां तो होंगी होंगी, आपकी गलतियां क्या परिणाम देती है वो बड़ी बात है। कई बार आप गलतियां करते हैं, ऑप्शन भी नहीं होती, आप वैसे बच जाते हैं। कई बार आप यहाँ गलती करते हैं लेकिन टिक सही लगा देते हैं, वैसे बच जाते हैं, है ना। देख लो फर्क पड़ गया, ये भाग्य, मैंने गलती की, आपने भी देखी, अच्छी खासी की, लेकिन गलती करने के बाद भी मैं बच गया। अब आ जाते तुल्यता संबंध पे, लग गए भाई, लग गए। आ जाओ, एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है तुल्यता संबंध। एक संबंध को तुल्यता संबंध कब कहते हैं, तुल्यता, एक संबंध तुल्यता संबंध कब कहलाता है, जब वह तीनों संबंधों की शर्तों को पूरा करता है, जब वो समतुल्य की शर्त को भी पूरा करता है, वो समित को भी पूरा करता है, और वह संक्रामक को भी पूरा करता है। यानी तीनों संबंध होने की शर्तों को जब वो पूरा करता है तो वह एक तुल्यता संबंध कहलाता है। हाँ, जब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, आर भी हो, एस भी हो, एन टी भी हो, आर एस टी हो, समतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो, तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। बिल्कुल सही जा रहे हो। ये लो, शाबाश गंगा, शाबाश रामकरण, शाबाश साना। पीडीएफ यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये पीडीएफ डलती है, इसकी प्रैक्टिस कर, हर चीज की प्रैक्टिस ना, हर चीज की पीडीएफ मत मांगा करो यार, कोई भी चीज की पीडीएफ। अब ये यहाँ पे करवा के दे रहा हूँ, बोले इनकी नहीं, सीधे खाली क्वेश्चनों की पीडीएफ दे दो। खाली क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शीट दी हुई है आपको, खाली क्वेश्चन चाहिए तो प्रैक्टिस शीट है आपके पास, वहां से निकाल लो। प्रैक्टिस शीट में सॉल्यूशन चाहिए, और इनमें सॉल्यूशन है तो ये खाली चाहिए, है ना। इनके सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो ये खाली चाहिए, और जो खाली हैं उनके सॉल्यूशन चाहिए।
ये पीडीएफ डालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, हर चीज की पीडीएफ बनाना हमारे लिए भी आसान नहीं होता, फिर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है कि इसके लिए पीडीएफ बनाओ, उसके लिए पीडीएफ बनाओ, अब हम क्वेश्चन काट के डालते हैं इसकी पीडीएफ बनाओ, ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर बच्चों को जवाब देना पड़ता है, सर ये खाली पीडीएफ क्यों डाल दी, इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, सर वो कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। अब कई जने कहते हैं सर वो वाला वीडियो डाल दो, अरे वो डाल दो, फिर हमें 50 जनों को समझाना पड़ता है कि वो वीडियो क्यों डाला, है ना। तो सर एक वीडियो से क्या फर्क पड़ जाएगा, 2 वीडियो, एक वीडियो से फर्क ये पड़ जाएगा कि हमारे तोहमत हो जाएगी। सर वो एक फोल्डर और बना दो, आपके लिए बना देंगे, ठीक है आपकी डिमांड है, फोल्डर बना दिया। आपको क्या लगता है आप अकेले इतने में फोन पे फोन आने लग जाएंगे, सर वो फोल्डर कहां से आ गया, उस फोल्डर का क्या करना है, उस फोल्डर को खोलना है क्या, उसको देखना है क्या। तो एक चीज समझिए, यहाँ एक छोटा सा बदलाव भी है ना, वो हिला देता है पूरे को। इसलिए कि आप अकेले नहीं है, आप एक ग्रुप में है, आप एक ग्रुप में है, जब भी यहाँ कोई भी बदलाव होगा तो पूरा ग्रुप का बदलाव होगा। भाई किसी अकेले का तो ऐप है नहीं कि एक बंदे का अलग ऐप खुल रहा है, दूसरे का अलग खुल रहा है, एक कॉमन ऐप खुलता है। तो कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो फिर वो सबको इम्पैक्ट करती है, और कईयों की जिंदगियां हिल जाती है। फिर वो कहते हैं ये सर ये क्या हो गया, ये वो टेस्ट कहाँ चले गए, वो वीडियो कहाँ चला गया, सर मैं तो उस वीडियो को वहीं से देख रहा था, मैं तो उसी फोल्डर में देखता हूँ। तो मुश्किल हो जाता है समझाना। अच्छा इसको देखो, समतुल्य चेक करते हैं पहले समतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद के साथ चेक करते हो आप लोग, रिफ्लेक्सिव, खुद का खुद के साथ, मतलब AB का AB के साथ, AB का AB के साथ, खुद का खुद के साथ करके देखते हैं। नियम क्या है, पहले नियम को समझो। नियम ऐसे कर रहा है कि आगे वाले और लास्ट वाले की गुणा करता है, बराबर होता है दूसरा तीसरा, पहला चौथा बराबर दूसरा तीसरा। तो यहां पे भी करके देखते हैं, पहला चौथा ए बी आया, दूसरा तीसरा बी आया, ए बी बराबर बी है या नहीं है, बिल्कुल है तो भैया समतुल्य है, बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर, एकदम बराबर, एकदम इक्वल टू इक्वल, ए बी बराबर बी है, डन, समतुल्य है। अब आ जाओ सम्मित में मैं CD को पीछे लाऊंगा, पहले तो जो खुद का रिलेशन है पहले तो उसको रखूंगा कि ये सच है, ये काम कर रहा है, AB और CD का रिलेशन काम कर रहा है, मतलब AD बराबर BC, ये सत्य है। अब मुझे चेक करना है कि क्या पलटने के बाद भी ये सच रहता है, क्या इनको पलटने के बाद, मतलब इसे आगे लाऊं इसे पीछे लाऊं, अब मुझे दोबारा चेक करना है कि क्या सत्य अभी भी सत्य है, अभी भी वही आ रहा है या बदल गया है। अब दोबारा ट्राई करते हैं। अब मैंने आगे पीछे रखा और नियमानुसार फर्स्ट की थर्ड से गुणा करनी है, सेकंड की थर्ड से गुणा करनी है, सी बी बराबर DA, मतलब ये तो वही आया ना, ऊपर वाले से देखो वही आया, मतलब हाँ ये सच है, मतलब भैया सम्मित भी है, डन। चलो ये भी बढ़िया बात होगी, सम्मित भी है। आगे बढ़ते हैं, संक्रामकता की तरफ आते हैं। संक्रामकता में हमें पहले 2 बनाने पड़ेंगे, फिर तीसरे की डिमांड करेंगे कि तीसरा है या नहीं है, थर्ड वन है या नहीं है, उसकी डिमांड की जाएगी। करते हैं डिमांड, पहले 2 बनाते हैं, A, B का C, D के साथ रिलेशन, और पहला लास्ट बराबर सेकंड, ये सच है, इक्वेशन नंबर 1 सच है। फिर CD जो जहां पे खत्म हुआ है वहां से शुरू किया, CDR PQ, एक जोड़ा PQ मान लो, फिर उसके साथ चेक किया तो CQ बराबर DP, समीकरण नंबर 2। अब इन 2 के आधार पर यह बताना है कि क्या यह तीसरी बात सच है, क्या ये सच है। अगर इन 2 से हम ये पुख्ता कर पाते हैं कि ये बात सच है
तो फिर संक्रामक है, नहीं कर पाते हैं तो नहीं है। ए क्यू बराबर बीपी आना चाहिए। क्या ये तीसरी बात वेरीफाई होती है इन दो बातों से? क्या इन दो बातों से, ऊपर वाली दो बात से तीसरी बात निकल के आ रही है? आ रही है तो संक्रामक है, और नहीं निकल के आती है मतलब नहीं है ना? तो देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो समीकरण 1 ले लो। समीकरण 1 है हमारी ए डी बराबर बी सी, और समीकरण नंबर 2 है हमारी, हमें इसमें दिख रहा है कि सी और डी नहीं चाहिए, सी और डी नहीं चाहिए तो हटाने हैं। समीकरण नंबर 2 में मैंने डीपी को पहले लिख लिया और सी क्यू को बाद में लिख लिया। बराबर है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, है ना? बराबर है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं भाग दे दूं, समीकरण 1/2 कर दूं, ए डी बटा डी पी, ए डी बटा डी पी बराबर बी सी बटा सी क्यू। डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, ए क्यू बराबर आ गया बीपी। ये यहां से यहां गए हैं, फिर सही। हाँ, गुणा करके भी हो सकता था, गुणा करके भी ला सकते थे आप। तो तीनों हो गए, आ गया तीसरा, ए क्यू बराबर बीपी आ गया, ठीक है। तीनों आ गए मतलब तुल्यता संबंध है। सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल देखिए, ये बड़े प्यारे सवाल है, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, सर्वसमीका वाले, सर्वसमीका वाले। ये सवाल भी बहुत गजब है, ठीक है ना। ये कौन क्या काम आया? एस क्या काम आया? एस तो परिभाषित करने काम आया ना, एस परिभाषित करने काम आया। एस परिभाषित करने के काम आया, बिना समुच्चय के संबंध परिभाषित नहीं होता। ये जो रिजल्ट है ये बहुत, हाँ, इनको याद रख लीजिएगा। कोई भी सर्वसमीका जो होते हैं ना, सर्वसमीका, 3 सर्वसमीकाएं हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। ये तीनों सर्वसमीकाएं तुल्यता संबंध बनाती है, ये तीनों सर्वसमीकाएं तुल्यता संबंध बनाती है। बड़ी कमाल की बात कि सभी सर्वसमीकाएं जो हमारी तीनों त्रिकोणमिति वाली है, सबकी सब तुल्यता संबंध बनाती है। ये सब तुल्य भी होंगी, सम्मित भी होंगी, संक्रामक भी होंगे। आप तीनों चेक करोगे, तीनों मिल जाएंगी, ये आपको तीनों मिल जाएंगी, तीनों की तीनों, जो भी आप चेक करना है। और कहूँ तो एक बार चेक करा देता हूँ तीनों, किसी भी एक पे चेक करा देता हूँ, इसी पे चेक करा देता हूँ, पहले समतुल्य चेक करा देता हूँ। समतुल्य, हाँ बिल्कुल अलग अलग है, अभी ठीक हो जाएंगे सारे कोण। देखो समतुल्य में क्या होगा, दोनों सेम लेने, दोनों सेम लेने। अगर दोनों थीटा थीटा ले, क्योंकि समतुल्य मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध, तो दोनों ही थीटा ले, तो दोनों थीटा ले तो सेक स्क्वायर थीटा। रुको तो सही, बिल्कुल कोण अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, पक्का एकदम अलग अलग है, 100% अलग अलग है, सच कह रहा हूं अलग अलग है। अब आगे सुनो, अलग अलग होने के बावजूद भी ये सर्वसमीका समतुल्यता बनाएगी, सम्मित बनाएगी, संक्रामक बनाएगी, फाइनली तुल्यता बनाएगी। देखो कैसे बनाएगी वो देख लो। समतुल्य में तो दोनों सेम लोगे, समतुल्य है, समतुल्य, समतुल्य खुद का खुद के साथ, तो थीटा का थीटा के साथ करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये तो सच है, ये तो सही है, ये तो सेम कोण है, इसलिए सच हुआ। देन चलो हाँ भरते जाओ। समतुल्य है। नंबर 2, सम्मित में आते हैं।
समित में एक सच मानेंगे और उल्टे को चेक करेंगे कि वो सच है या नहीं है। अब समित में आ जाओ, सिमेट्रिक में एक तो सच है, थीटा का फाई के साथ रिलेशन है, ये बात सच है। ये देखो, ये सत्य है। अब देखना है कि अगर ये सच है तो क्या उल्टा भी सच होता है? उल्टा भी सच होता है, चेक करते हैं। सेक्स स्क्वायर 5 माइनस, ठीक है। अब ये सही है या गलत है, चेक करवाते हैं। देखो, सेक्स स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। सेक्स स्क्वायर 5 को 1 प्लस 10 स्क्वायर 5, 10 स्क्वायर थीटा को सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। सही है। ये क्या गड़बड़ की मैंने, फाई यहां लिया, थीटा यहां लिया, ये फाई हो गया, ये थीटा हो गया। सेक्स स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, 10 स्क्वायर बराबर होता है अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ एकदम सही, कोई गड़बड़ नहीं। ब्रैकेट खुलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा। 2 प्लस 10 स्क्वायर 5 सेक्स स्क्वायर थीटा हो गया। 2, इन दोनों को आगे लिख के माइनस कॉमन ले लो, ये लो, माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर 5, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर 5 बराबर है 1। वो ऊपर वाला 1 यहां रख दिया, 2 माइनस 1 बराबर 1 आ गया 1, यानी उल्टा करने के बाद भी 1 आ रहा है। अगर पहले 1 आ रहा था तो पलटने के बाद भी 1 आ रहा है, मतलब काम कर रहा है। बड़ा अजीब है लेकिन सच है। एक बार देख के बड़ा अजीब लगता है कि यार ये कैसे हो गया, दोनों कोण अलग अलग है फिर भी सब सच आ रहा है, दोनों कोण अलग अलग होने के बावजूद भी सब सच आ रहा है। ठीक है, वो देखो, सही है। आ जाओ, तीसरा और देखो, संक्रामकता और देखो, संक्रामकता भी आएगी इसमें। अब 3 कोण अलग अलग होंगे तब भी देखो, पहले 2 बातें सच, एक तो थीटा फाई, थीटा और फाई, ये बात सच कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर फाई बराबर है 1। एक फाई का साई के साथ ले लेता हूं, साई, सेक स्क्वायर फाई माइनस 10 स्क्वायर साई, ये 1 के बराबर है। ये दोनों बातें सच है और मुझे चेक करवानी है और मुझे निकाल के देना है इन 2 के ऊपर। मुझे ये चेक करवानी है कि क्या थीटा आर फाई, थीटा आर साई, क्या ये भी 1 है? गौर करो और देखो इसमें कि क्या अभी भी ये 1 आएगा। अगर ये 2 सच है, ये 2 अगर सच है तो क्या इससे ये भी सच आएगा? सही है। आ जाओ, दोनों समीकरण को जोड़ दो खाली, बस इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से आपका उत्तर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर जैसे ही जोड़ोगे, सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेक स्क्वायर फाइव माइनस 10 स्क्वायर फाइव, दोनों सेम कोण है तो दोनों 1 बना लेंगे, ये बन गया 1
और ये एक और एक 2 हो गया, 2 में से एक हट गया, एक आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाइव, टेन स्क्वायर साई बराबर है, और ये आ गया। ये आपका तीसरा भी आ गया। इसका मतलब काम तो कर रहा है भाई। अजीब है, सुनने में अजीब लगेगा, अलग अलग कोण है, सब कुछ अलग अलग है, फिर भी काम कर रहा है ना। यही मैं कहना चाहता था कि देखो कितना अजीब है लेकिन सच है ना, कितना अजीब है लेकिन फिर भी सच है। ठीक है, क्लियर है? नहीं, इसमें एक आ गया कि इन दोनों में रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन है कि ये कोण इस प्रकार से है कि थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाइव बराबर एक है। अब हमें ये चेक करना है कि अगर ये एक रिलेशन है तो क्या ये रिलेशन समतुल्य है क्या। हम इसकी वैलिडिटी चेक नहीं कर रहे हैं, हम इसकी, इसने ये हमें दिया है, ये हमें दिया है तो ये हम लेके चल रहे हैं कि ये तो उसने दे दिया। अब ये जो दिया है क्या ये खुद से खुद के लिए सच है, क्या ये अगर ए और बी के लिए सच है तो क्या बी और ए के लिए भी सच है। तो हम इस पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये तो संबंध है, ये तो संबंध है। अब हम उस संबंध जो वो दे रहा है वो सच है, वो सत्य है, वो मानना है कि ये सत्य है, इस सच का चेक करना है कि क्या ये खुद से खुद के लिए भी सच है। क्या ये अगर ए और बी के लिए सच है तो क्या ये बी और ए के लिए भी सच है। अगर ये ए और बी के लिए सच है और बी और सी के लिए सच है तो क्या ये ए और सी के लिए भी सच है। तो ये सच को आगे चेक कर रहे हैं, ये इस पे सवाल नहीं उठा रहे कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो गया। भाई अगले की मर्जी है, अगले ने कहा है कि ये सच है तो सच है। अब सवाल कह रहा है कि ये लेके चलो, ये संबंध लेके चलो। तो याद करो, अब आप यहां पे सवाल उठा रहे हैं, आपने यहां तो सवाल नहीं उठाया कि एक्स प्लस 2y 10 कैसे हो गया। ये देखो, ये भी तो किया था, यहां तो सवाल आपने नहीं उठाया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से छोटा कैसे हो गया, 4 के बराबर कैसे हो गया। ये बराबर हुआ नहीं, सिर्फ दिया है कि ये संबंध है, ये मान के चलो और इसके बारे में पता करके बताओ कि क्या ये खुद से खुद पर लागू है। क्या ये ए से बी पे अगर सच है तो क्या ये बी से ए पे भी सच होगा। क्या ये ए से बी पे, बी से सी पे सच होगा तो क्या ए से सी पे भी सच होगा। ये आगे 3 बातें आपसे चेक करवा रहे हैं, ये नहीं कह रहा कि मेरे पे सवाल उठा दो। समझ गए बात समझ में आई। थे सवाल नहीं कटघरा में खड़े कर दियो। समझ लो आप क्या कर रहे हो, आप सवाल को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हो। अगर ऐसे कैसे हो सकता है, अरे सवाल तो कह रहा भाई मैंने दिया है, ये संबंध है, इसे सच मानो और इसके बारे में आगे चेक करो, इसके बारे में आप आगे चेक करो, मतलब इसकी समतुल्यता, इसकी सम्मिति, इसकी संक्रामकता, इसके बारे में बताओ। आप कह रहे तो सवाल पे ही सवाल उठाने लग गए, दिक्कत यहां होगी। ठीक है, क्लियर है, बढ़ जाऊं। हाँ, सर्व समीकरण सारी है, सर्व समीकरण सारी है, कोई भी सर्व समीकरण ले लो, वो एक तुल्यता संबंध ही होती है। आ जाओ अगले पे आ जाओ। अगर ए और बी में संबंध है कि ए और बी का महसैप है, महत्तम समावर्त्य, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF भी कहते हैं, GCD भी कहते हैं। ए और बी का HCF या GCD या महत्तम समावर्त्य 2 है। ए और बी में ये रिलेशन है कि ए और बी का महत्तम समावर्त्य 2 है। इसका मतलब 2 बड़े से बड़ा नंबर है जो ए और बी को काटता है, 2 बड़े से बड़ा पूर्णांक है, इंटीजर है, जो ए और बी को काटता है। जो ए है ना, महत्तम समवर्त्य का मतलब यही होता है जो ए व बी को विभाजित करता है, डिवाइड करता है, यही होता है इसका मतलब। तो क्या यह संबंध समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। 2 नंबरों का महत्तम समावर्त्य 2 हो
दो नंबरों का महत्तम समावर्त्य समझ रहे हो? महत्तम समावर्त्य मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काटता हो। तो यहाँ पे वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काटता है वो 2 है। मतलब 2 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं है जो ए और बी को काटता है। ये इनके बीच का रिलेशन है। अब क्या ये समतुल्य है? क्या ये सममित है? क्या ये संक्रामक है? एग्जाम्पल दे दो। नहीं है तो एग्जाम्पल दे दो। नहीं है तो एग्जाम्पल दे दो। बोले ये लो एक एग्जाम्पल। समतुल्य का तो ये लो, 4 और 4, 4 और 4 ये संबंध में नहीं है। 4 और 4 का महत्तम समावर्त्य 4 आएगा, इसका मतलब ये नहीं है। सम्मित का एग्जाम्पल, सम्मित का नहीं मिलेगा क्योंकि सम्मित है तो नहीं कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर 2 नंबर है, 2 नंबर को आगे पीछे कर दिया जाए फिर महत्तम समावर्त्य निकाला, जीसीडी निकाले तो वो उतना ही आएगा, वो तो उतना ही आएगा। भाई 2 का और 4 का में से 2 आता है, 4 और 2 का वो भी 2 ही आएगा। आगे पीछे से क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब संक्रामकता का एग्जाम्पल दे दो एक, संक्रामक नहीं होने का एग्जाम्पल दे दो एक। हाँ दे दो एक फटाफट, संक्रामक न होने का एग्जाम्पल दे दो एक। संक्रामक न होने का एग्जाम्पल। बिल्कुल, शाबाश पूनम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 और 6 का महत्तम समावर्त्य 2 है, मतलब ये संबंध में है। 6 और 8 का भी महत्तम समावर्त्य 2 है, लेकिन 4 और 8 का महत्तम समावर्त्य 2 नहीं है। ये देखो इनका 4 आएगा, तो ये सच है, ये सच है, लेकिन ये सच नहीं है। ए का बी में है, बी का सी में है, परंतु ए का सी में नहीं। तो इसका मतलब केवल सम्मित है और कुछ भी नहीं है, ना समतुल्य है ना ही संक्रामक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। ए और बी रियल नंबर है, और ए और बी रियल नंबर है। रिलेशन ये है कि जब ए में से बी घटाओगे और अंडर रूट 3 जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद एक अपरिमेय संख्या आएगी, एक अपरिमेय संख्या आएगी। ए आर बी में रिलेशन है, ए और बी दोनों रियल नंबर है। रिलेशन ये है कि ए में से बी घटाकर अंडर रूट 3 जोड़ोगे तो आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा, मतलब अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये संबंध है, अपरिमेय संख्या मिलेगी, ये संबंध है। पहला एग्जांपल गलत देती है, कैसे? हाँ तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ना 4 6 का में से 2 ही तो होता है। 4 और 6 का में से 2 ही होता है। 4 और 6 को काटो, 4 और 6 2 पे कटेंगे। तो एक के रिफ्लेक्सिव होने से रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाता ना। अब आप कहोगे 2 2 में है, ठीक है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ नहीं है, 4 का 4 के साथ नहीं है। तो एक बार सच होने से सच थोड़ी हो जाता है। कोई एक बार सच होने से सच थोड़ी हो जाता है। सच को हर बार सच होना पड़ता है। दिक्कत तो यही है। सत्य की दिक्कत क्या है? सत्य की दिक्कत है कि उसे हर बार सच होना पड़ता है। झूठ का सुख ये है कि उसे एक बार सच होना पड़ता है। समझ रहे हो? सच की दिक्कत क्या है? सच की दिक्कत है सच प्रताड़ित क्यों होता है? क्योंकि उसे हर बार सच साबित होना पड़ता है। और झूठ का सुख क्या है? उसे एक बार सच होना पड़ता है। झूठ एक बार सच हो गया, बात खत्म। फिर जय बाबा की। चलो आ जाओ। 4 4 वाले का रिलेशन नहीं है, यही तो कहा है ना, रिलेशन नहीं है। 4 4 का में से 4 आएगा तो वो रिलेशन नहीं है। तो क्या ये समतुल्य है? बिल्कुल ये समतुल्य है, बिल्कुल समतुल्य है। क्योंकि समतुल्य में जब खुद से खुद का चेक करोगे, दोनों ही बंदे ए लोगे तो ये बात एकदम सच आएगी। ए आर ए लूंगा तो बी की जगह भी ए आ जाएगा, दोनों ए आ जाएंगे, दोनों ए कट जाएंगे, अंडर रूट 3 आ जाएगा जो कि अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब समतुल्य है। यस, समतुल्य है,
समतुल्य है। क्या ये सम्मित है? क्या ये सम्मित है? क्या ये सम्मित है? क्या ये सम्मित है? शाबाश, ध्यान से, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, ध्यान से देखो, क्या ये सम्मित है? अच्छा, सम्मित है। भेजा, जल्दी करो यार। तो ठीक है फिर। √3 और 1 आपके रिलेशन में है नहीं है? √3 और 1 रिलेशन में है। √3 और 1 रिलेशन में, √3 -1 प्लस √3, 2 √3 -1 हो गया, जो कि अपरिमेय संख्या है। लेकिन जैसे ही आप 1 √3 को चेक करोगे, ये आपके संबंध में नहीं रहेगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या आ जाएगा। 1 √3 नहीं है। √3 एक तो रिलेशन में है, लेकिन 1 √3 रिलेशन में नहीं है। √3 एक तो संबंध में है, लेकिन 1 √3 संबंध में नहीं है। संक्रामक, संक्रामक नहीं है तो उदाहरण दो। संक्रामक का भी एग्जांपल ऐसे ही दे दो एक। संक्रामक का भी ऐसे ही दे दो एक। ये दे दो, 1 √2, ये ले लो। 1 √2 अपरिमेय संख्या है। √2 √3 भी अपरिमेय संख्या है। √3 कट भी जाएगा तो √2 तो बच जाएगा, तो अपरिमेय बना रह जाएगा। लेकिन 1 √3 नहीं है। सही है, तो बचा केवल रिफ्लेक्सिव। सही है, ठीक है। x² + y² बराबर 1, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, एंटी सिमेट्रिक है। दोबारा आपको जोड़े ढूंढने, एक उदाहरण देना है जिससे ये चीज टूट जाए। तो समतुल्य में तो आप कुछ भी लोगे, सेम ही तो लोगे, कुछ भी लोगे सेम तो लोगे। तो जब सेम लोगे तो a से a कट जाएगा, √3 बच जाएगा, जो कि अपरिमेय है, हो गया। अब सम्मित, सम्मित नहीं है, ये रहा उदाहरण, ये रहा उदाहरण। अब उदाहरण सोचने पड़ेंगे आपको, उदाहरण सोचने पड़ेंगे कि उदाहरण कैसे आया, कैसे आया, तो मुझे लगा इसलिए आया। अब आपको भी लगना चाहिए कि क्या हो सकता है, कैसा, कौन सी बात है जहां ये गलत हो सकता है, कौन सी जगह है जहां ये गलत हो सकता है। तो ये ढूंढने पड़ेंगे दिमाग से, है ना। जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इसको छोड़ देना, कुछ और ढूंढना। मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसको छोड़ के कोई और एग्जाम्पल ढूंढना, क्योंकि अगर गलत होता है ना तो बहुत से एग्जाम्पल मिल जाते हैं, और भी मिल जाएंगे आपको, और एग्जाम्पल ढूंढना। ऐसे संक्रामक के एग्जाम्पल ढूंढना कि जहां 2 बार सच हो, लगातार 2 बार सच हो, लेकिन तीसरी बार गलत हो।
एक अंडर-रूट 3 क्या, एक अंडर-रूट 3 कट जाएगा ना यहाँ पे, एक अंडर-रूट 3 कट जाएगा। जब आप एक का अंडर-रूट 3 के साथ रिलेशन करेंगे तो एक की जगह एक रखेंगे, बी की जगह अंडर-रूट 3 रखेंगे, फिर अंडर-रूट 3 कट गया, एक आ गया, एक पी बटा क्यू नंबर है, तो ये परिमेय संख्या हुई, ना कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक ही तो हो गया, वो कहाँ गया, कौन सा सवाल चल रहा था यार, x² + y² = 1 वाला चल रहा था ना, ये था। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सवाल ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक का एक के साथ है क्या इसमें, नहीं है, नहीं, हाँ सिमेट्रिक है, अगर x का y के साथ है तो y का x के साथ होगा। ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव का तो ये एग्जांपल ले लो, 1,0 इसमें है, 0,1 भी इसमें है, तो 1,1 भी इसमें होगा, 1,1 इसमें नहीं होगा, सॉरी, ये दोनों है, वो नहीं है। ठीक है ना, थीटा + फाई, ये फिर से वही आ गया, इनको तो याद रखो, रट्टा एकदम भयंकर वाला रट्टा, कि ये कई लोग तो ये सोच के फंस जाएंगे कि ये तो कोण ही अलग अलग है, तो ये काम कैसे करेगा, क्योंकि यही तो सच है, कोण अलग अलग होने के बावजूद भी ये काम करता है। ये मैंने अभी आपको करके दिखा दिया, अब आप इसके ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि लोगों को लगेगा कोण अलग अलग है, अलग अलग कोण है तो ये समतुल्य सममित संक्रामक नहीं हो पाएगा, जबकि ये सब होता है। ठीक है, और अब एक ये ले लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, x और y में रिलेशन है, रिलेशन का नाम p रखा गया है, तो रिलेशन का नाम जरूरी नहीं कि r रखा जाए, कोई और नाम भी रखा जा सकता है, रिलेशन का नाम इसने p रखा है, p संबंध का नाम है, जैसे r नाम होता है वैसे p नाम रखा है। संबंध क्या है कि x और y की गुणा करने पर 0 या 0 से बड़ा आएगा, मतलब प्लस का आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। अब ये जो संबंध है, क्या ये समतुल्य है, यार पता ही नहीं चलता, टाइम देखो, अभी लगा अभी क्लास शुरू की है, अभी शुरू की है, टाइम खत्म हो गया। सर हमें तो पता लगता है ना, कह सकते हो सर हमें तो पता लगता है, पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैंने घड़ी में देख रहा हूँ कि 1 घंटा 15 मिनट हो गया, अरे यार टाइम ही हो गया क्लास का, और अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर पहले ही मैं प्रतिसम्मितर समझा रहा था और इतने में टाइम ही हो गया। हाँ तब ठीक है, अगर आपको भी नहीं लगता तब तो ठीक है, मुझे नहीं लगता ये तो अलग बात है, अगर आप लोगों को भी नहीं लगता तो ये अच्छी बात है, अगर आप लोगों को भी पता नहीं लगता कि टाइम निकल रहा है और पता ही नहीं लग रहा है, इसका मतलब आप रम रहे हैं। अब मैं तो कराता हूँ तो शायद हो सकता है मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उसमें पता नहीं चल रहा, टाइम निकल रहा है, आप लोगों को नहीं पता लग रहा, तो ये शुभ संकेत है।
अगर यही बात अगर आप लोग भी महसूस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं तो फिर अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है कि आपको भी टाइम का पता नहीं लग रहा। तो अब इसमें क्या है कि देखो, अगर दोनों सेम हुए तब तो ये बात हमेशा सच होगी, क्योंकि दोनों सेम होंगे तो दोनों एक्स एक्स होंगे, दोनों एक्स एक्स होंगे। अब दोनों एक्स एक्स होंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, और हमें पता है कि एक्स स्क्वायर हर हाल में प्लस का होता है या जीरो होता है। एक्स स्क्वायर हर हाल में या तो प्लस होता है या जीरो होता है। इसका मतलब समतुल्य है, समतुल्य है भाई, पक्का है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पे, क्या सम्मित है? सम्मित भी डेफिनेटली है, एकदम पक्का है। क्यों है? क्योंकि अगर x और y का गुणा जीरो से बड़ा आ रहा है, x और y का गुणा जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर आ रहा है, तो इनको पलटने पर भी तो गुणा तो वही रहेगा, गुणा थोड़ी बदल जाएगा, तो गुणा तो वही आएगा। x गुणा y करो चाहे y गुणा x करो, बात तो वही रहनी है, वो भी सच ही रहनी है, फिर वो कहां से झूठ होनी है। अगर x और y का गुणा जीरो से बड़ा आ रहा है या जीरो के बराबर आ रहा है, तो y x को पलटने पे भी तो y गुणा x आता तो वही है, ये की बात है, तो ये भी सम्मित है। संक्रामकता में जाके थोड़ा सा फंसेगा, पक्का फंसेगा लगता है। x और y दो नंबर है जिनकी गुणा जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर है। एक और नंबर है y और z, है ना, y और z जिनकी गुणा भी जीरो से बड़ी या बराबर है। क्या आप इन दो बातों पर हम कह सकते हैं, ये तीसरी बात, कि x और z की गुणा भी जीरो से बड़ी होगी? अब मामला ध्यान से करिएगा, मुझे लगता है कि इस बात को गारंटीड होकर नहीं कह सकते, मैंने तो डाउट लगे, लेकिन सही में लगे, कहीं फंसेगा, कहीं फंस रहा है क्या? नहीं बेटा, फंसे को नहीं, कोई एग्जाम्पल दो। अरे हाँ यार, फंस रहा है, बिल्कुल फंस रहा है, शाबाश। एक जगह लग तो रहा है, फंसेगा तो सही, कोई तो है, कुछ तो है दया, कहीं तो गड़बड़ है, फंसेगा तो सही है। अब ये कौन से एग्जाम्पल पे फंस रहा है? नहीं, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव नहीं, जीरो लेना पड़ेगा, हाँ शाबाश शाबाश, एक जीरो लेना पड़ेगा तभी काम निकलेगा। एक ले लो -1 और जीरो, एक ले लो जीरो और +1, अब फंसेगा ये, अब फंसेगा सीएम, है ना, ये देखो अब फंसेगा। ये दोनों सच है, ये दोनों सच है, परंतु ये सच नहीं आएगा, तो आपको जीरो लोगे तभी बचोगे, जीरो लेने से ही बचेंगे हम लोग, है ना, जीरो लेना पड़ेगा, जीरो लेने से ही ये फंसेगा। अगर जीरो नहीं लिया, खाली पॉजिटिव नेगेटिव लिया तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ या तो दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे या दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे, और अगर मान लो दोनों पॉजिटिव ले लिए तो y पॉजिटिव हो गया तो z भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ये फिर तीनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, तो फिर ये बार हर बार सच आएगा। अगर नेगेटिव लोगे, दोनों नेगेटिव लोगे तो फिर z को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, तीनों नेगेटिव लोगे तो फिर ये बात सच हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से काम नहीं चलेगा, एक जीरो बीच में फंसाना पड़ेगा, जीरो फंसेगा तो बचेगा, एक जीरो फंसाओगे ना बीच में तभी ये काम चलेगा। जीरो आ जाएगा बीच में तो x पॉजिटिव ले लेंगे, y को z को नेगेटिव ले लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नेगेटिव देखता नहीं है, वो खत्म कर देता है, तो जीरो ही कमाल करेगा इसमें, इसमें कमाल ही जीरो कर रहा है। अगर जीरो को निकाल दिया जाए तो, अगर जीरो को निकाल दिया जाए तो यही संबंध संक्रामक हो जाता है, तो ये गलत है। अगर जीरो निकाल दिया जाए तो ये संक्रामक हो नहीं जाएगा क्या? अगर जीरो को छोड़ा जाता, अगर हमें कहा जाता कि आर में सारी वास्तविक संख्याएं जीरो नहीं है, अगर जीरो ना होता तो, है ना, अगर जीरो घटा दो तो, जीरो घटाने के बाद तो ये संक्रामक होगा, फिर कोई नहीं रोक सकता इसको, क्योंकि जीरो हो नहीं सकता, तो फिर आपको या तो ये दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे, ये दोनों पॉजिटिव लोगे या दोनों नेगेटिव लोगे। अगर दोनों पॉजिटिव लेते हो तो y पॉजिटिव हो गया तो z भी पॉजिटिव हो गया, फिर तीनों पॉजिटिव हो गए, तीनों पॉजिटिव हो गए तो तीनों पॉजिटिव में से कोई भी दो गुणा करो, जीरो से बड़े ही आएंगे। नेगेटिव हो गए तो सेम वही बात, अगर ये दोनों नेगेटिव हो गए
तो y नेगेटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया तो z भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तीनों नेगेटिव हो गए, तीनों नेगेटिव हो गए तो दो नेगेटिव की गुणा पॉजिटिव आती है, तो फाइनली ये संक्रामक हो जाएगा अगर जीरो को हटा दिया जाए तो। R में जीरो है इस वजह से ये अटक रहा है। मनोज कह रहा है 1 2 -2 सेम लेना पड़ता है मनोज, y सेम लेना पड़ता है। ये y ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई y ले लिया और यहाँ कोई y ले लिया, ये y सेम लेना पड़ता है, ये सेम लेना पड़ता है। देखिए ये याद करो, ये दोनों सेम लेने पड़ते हैं, दो जोड़े लगातार लेने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ दिया x y तो एक सीट बुक हो गई कि ये तो यहीं आएगा, ऐसा नहीं कि यहां 2 ले लिया यहां -2 ले लिया, लगातार है ये, तो फिर आपको 0 लेना ही पड़ेगा, और 0 लिए बिना ये बात फिर सच हो जाएगी। बस यही बात हम कह रहे हैं कि 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर आगे। हाँ, जीरो तो कही ना, जीरो का महत्व तो बता ही रहे हैं कि जीरो की वजह से संक्रामकता अटक रही है, वरना समतुल्य तो ये था ही, सम्मित ये था ही, जीरो हटा देते तो ये संक्रामकता भी आ जाती। ठीक है, चलो मिलते हैं।